the product of two consecutive positive integers is 240. The product of two consecutive positive integers is 240. Full stop. Formulate the quadratic equation the product of two consecutive positive integers is 240. Formulate the quadratic equation whose roots are these integers. Whose roots are these integers. Whose roots are these integers. तो जब भी मैं कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। वो जो x की दो वैल्यूज़ आती हैं उन्हीं को हम बोल सकते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन भी है और उसी को हम ये बोल सकते हैं कि वो उसके रूट्स भी हैं, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240. फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। मतलब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें हम ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं बताएंगे? जैसे x और x+1, जैसे कि 1 के बाद 2 के बाद 3, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना जी। बोलिए क्या कह रहे हैं? फिर मैं भी यही कह रहा हूँ। अच्छा, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम ये कहेंगे लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव positive integers be x and x+1. Let the two consecutive positive integers be x and x+1. उन्होंने बोला है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 240 के इक्वल है। तो गिवन x multiplied by x+1 इज इक्वल टू 240। तो x इंटू एक्स क्या हो गया? x²। x इंटू 1 क्या हो गया? x इज इक्वल टू 240। 240 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसका सॉल्यूशन जो है उसके सॉल्यूशन से हमको ये पता चल जाएगा कि वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं। हमसे पूछा नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, ये बताइए, ये पूछा नहीं है हमसे बस ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करिए, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाइए। इक्वेशन हमने बना दी, सॉल्यूशन निकाल कर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? इतना क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। सर मैंने इक्वेशन 2 वेरिएबल किया था सर, जो क्वेश्चन था कि सर 2 मैन्स और 1 वुमेन एक साथ वर्क करके कितने डेज लगते सर, उस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा हाँ ठीक है, बताता हूँ। वैसे वो वाले जो क्वेश्चंस है ना वो क्वाड्रेटिक के हैं, वो हाँ वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं है। अगर होता तो मैं करवाता उसमें। 3.6 के लास्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 3.6 में दे रखा है। अच्छा है अभी एनसीईआरटी अभी नहीं है। अच्छा मुझे तो ये ध्यान था कि इसी में है सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में होना चाहिए, करवाता हूँ। सर कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? हाँ कॉम्पोजिट नंबर्स कंपोजिट नंबर जो हैं जैसे प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर तो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर अपने अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, उसको कंपोजिट बोल देते हैं। सर 9 एक ऑड कॉम्पोजिट है ना? कौन सा? 9 एक ऑड कंपोजिट नंबर। अगला एग्जांपल लिखें, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर।
The area of a rectangular plot is 528. The area of a rectangular plot is 528 meters square. Full stop. The length of the plot in meters. The length of the plot, bracket में लिखिए in meters, is one more than twice its breadth. Is one more than twice its breadth. Is one more than twice its breadth. Full stop. Formulate the quadratic equation to determine formulate the quadratic equation formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of the plot. Determine the length and breadth of the plot. The length and breadth of the plot. देखिए क्या करना है इसमें, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. तो हमको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है. तो इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी ब्रेथ हो गई. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. So let breadth of the plot be x meter. Let breadth of the plot be x meter. प्लॉट की ब्रेथ को मैंने x मीटर मान लिया, और उन्होंने दे रखा है लेंथ जो है ना, लेंथ के बारे में उन्होंने दे रखा है, और लेंथ को उन्होंने रिलेट करा है ब्रेथ के साथ में. वो बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है. लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ का ट्वाइस क्या हो गया 2x, ठीक है, और उससे एक ज़्यादा क्या हो गया 2x + 1, ठीक है. तो एज पर क्वेश्चन लेंथ L कितनी हो गई 2x + 1 मीटर. लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. लेंथ क्या है 2x + 1 इंटू ब्रेथ क्या है x इज इक्वल टू एरिया कितना है 528. तो 2x इंटू x कितना हो गया 2x², 1 इंटू x कितना हो गया x, और इज इक्वल टू 528 है. 528 को इधर ले आओ तो माइनस का 528 इज इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. फॉर्मेट आ गया ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. ऐसे यहाँ पर था ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. मतलब पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0. ठीक है. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है इतना? यस सर. Yes, sir. ठीक है. चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. A 2-digit number is such that the product of the digits is 12. A 2-digit number is such that the product of the digits is 12.
full stop. When 36 is added to the number, when 36 is added to the number, the digits interchange their places. The digits interchange when 36 is added to the number, the digits interchange their places. Formulate the quadratic equation whose roots formulate the quadratic equation whose roots are digits of the number. Whose roots are digits of the number. अब इसमें देखिएगा क्या करना है कि हम जब भी कभी हमारे पास ऐसा 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि यूनिट्स डिजिट को x मान लेते हैं, टेंथ डिजिट को y मान लेते हैं, जैसा हमने करा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। अभी क्वाड्रेटिक में कहाँ से आ गया है, तो क्वाड्रेटिक में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में 2 वेरिएबल नहीं होते, क्वाड्रेटिक में एक सिंगल वेरिएबल होता है, या तो x होगा या फिर y होगा, कुछ एक मान लीजिए। तो आप ये देखिएगा पर 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर लेट द units digit be, let the units digit be x, हमने units digit को x मान लिया, then the tenth digit will be, देखिए हम यूनिट्स डिजिट को x और टेंथ डिजिट को y मानकर चलते थे, अब यूनिट्स डिजिट तो हो गया x, लेकिन टेंथ डिजिट क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला a 2 digit number is such that the product of the digits is 12, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12 दे रखा है, ये एक काम करो सर टेंथ डिजिट को फिर 10x हो जाएगा। सुनिए वैसे 12/x होना चाहिए, पर रुकिए आप, मैं उसको बाद में करता हूँ। Let the units digit be x and the tens digit be y, and the tens digit be y। आप बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में माना था, ठीक है। जो कंडीशन इन्होंने दे रखी है उस कंडीशन को बाद में यूज कर लेंगे। जैसे y इक्वल टू 12/x कर देंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा, जो यूनिट्स डिजिट है उसमें तो 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इंटू 1 प्लस जो टेंथ डिजिट है y है उसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो y इंटू 10, तो x इंटू 1 क्या हो गया x और y इंटू 10 क्या हो गया 10y, तो x प्लस 10y, तो नंबर हो गया x प्लस 10y, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ना 36 is added to the number, the digits interchange their places as per question। अगर नंबर में हमने जो भी हमारा नंबर है x प्लस 10y, अगर उसमें मैंने 36 ऐड कर दिया तो जो डिजिट्स हैं ना उनका प्लेस इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि जो नंबर है वो पलट जाएगा। x प्लस 10y था वो क्या हो जाएगा 10x प्लस y, वो 10x प्लस y बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी यूनिट्स डिजिट तो बन जाएगी y, तो y में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टेंथ डिजिट बन जाएगी x, तो x में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x प्लस y। बताइए इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना,
समझ गए कि नहीं? आपको दोनों को ये चीज़ मालूम है कि नहीं? नो आइडिया? अरे हाँ है ना, नहीं पता, चलिए ठीक है, एक को नहीं पता एक को पता। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई 2 डिजिट नंबर दे रखा होता है ना, तो 2 डिजिट नंबर मान लीजिए, हमने मान लिया 25 एक 2 डिजिट नंबर है, तो ये हो गया 25। यहाँ तक अभी क्वेश्चन को बाकी बच्चे करके रोकें, फिर मैं इसके बाद बताता हूँ। जैसे 25 है 2 डिजिट नंबर, तो मैं जानता हूँ कि यूनिट्स प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है, और टेंस प्लेस पर लिखा हुआ है 2। तो हम क्या करेंगे कि टेंस प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, तो इसको तो इसमें तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंस प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, इसमें तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन। और वंस प्लेस यानी कि यूनिट्स प्लेस पर 5 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 1। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, और 5 इंटू 1 हो गया 5, तो ये बन गया 25। तो इस तरह से किसी भी 2 डिजिट नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है कि उसमें जो 10 डिजिट है उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, और जो यूनिट्स डिजिट है उसमें 1 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो। अब वो 2 डिजिट नंबर मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी यूनिट्स डिजिट को x मान लूँगा और उसकी टेंस डिजिट को y मान लूँगा। तो जितना भी मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आएंगे 2 डिजिट नंबर वाले, उसमें मैं ऐसे ही करूँगा कि यूनिट्स डिजिट को x मान लूँगा और टेंस डिजिट को y मान लूँगा, ठीक है। और फिर मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा, x प्लस 10y। एंड व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो यूनिट्स डिजिट तो बन जाएगी y, इंटरचेंज देयर प्लेसेस मतलब 25 का अगर 52 बन जाए, है ना, 16 का अगर 61 बन जाए, तो वो होता है कि इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस। तो अगर यूनिट्स अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर लेती हैं, तो यूनिट्स डिजिट तो बन जाएगी y, यानी कि y इंटू 1, y इंटू 1 क्या हो जाएगा y, और टेंस डिजिट बन जाएगी x, यानी कि x इंटू 10 वो बन जाएगा 10x। तो उन्होंने बोला कि जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या है, x प्लस 10y। ओरिजिनल नंबर में अगर आपने 36 ऐड कर दिया, तो डिजिट्स विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y के इक्वल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे समझे। अब देखिएगा, नंबर है x प्लस 10y, और 10x प्लस वाई को इधर ले आओ तो माइनस 10x माइनस वाई, 36 को उधर ले जाओ, माइनस का 36, x माइनस 10x कितना हो गया, माइनस 9x, 10y माइनस वाई कितना हो गया, प्लस का 9y इज इक्वल टू माइनस 36। अभी इधर से क्या करो, इधर से माइनस 9 ले लो कॉमन, माइनस 9 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा x और इधर बचा माइनस वाई, x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 36। माइनस से माइनस कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये तो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला बात हो गया, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। तो गिवन जैसे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12, तो जैसे मान लीजिए 26 है, तो 26 में क्या क्या डिजिट्स हो गए, 2 और 6, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। तो इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स 12 दे रखा है। वो डिजिट्स मुझे नहीं पता, उन्हीं को मैंने x और y माना है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 12 ये दे रखा है, ठीक है। तो गिवन x इंटू वाई इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, 12/x। ये जो y की वैल्यू है 12/x, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, x माइनस 12/x इज इक्वल टू 4। तो x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 12/x इज इक्वल टू 4। अब इस x को इधर ले जाओ,
एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 4x। अब इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। बताइए, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4 नोट करें। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी है नहीं, चिंता मत करो कि सॉल्व करने वाले भी आएंगे खूब सारे। अभी तो सिर्फ फॉर्मुलेट करना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। सर इस क्वेश्चन को हम वहाँ पे हमने मतलब वहाँ पे क्यों छोड़ा जब हमारी क्वेश्चन आई थी माइनस 9 प्लस 9 प्लस 2। क्या यहाँ पर, यहाँ अच्छा यहीं पर छोड़ दें? सर इससे जो पहले था जब आपने माइनस 9x प्लस 9y लिखी है, इससे ऊपर वाले से माइनस 9x प्लस यहाँ पर या यहाँ पर? सर इसके ऊपर वाले में ये वाला यहाँ पर हमने इस वजह से नहीं छोड़ा क्योंकि अभी ना यहाँ पर दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक x और एक y। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए या फिर सिर्फ y होना चाहिए। तो हमने इस वजह से इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी थी, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। समझ गए? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों में यही अंतर है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा x और y दोनों मिलेंगे आपको और दो इक्वेशंस बन पाएंगी। यहाँ और कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी, और कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर कि हमारी कोई और इक्वेशन बन जाए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नोट करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। Is 26 years older. Rohan's mother is 26 years older than him. Full stop. The product of their ages 3 years from now the product of their ages 3 years from now will be 360. 3 years from now 3 years plus 1 will be 360. Full stop. Formulate the quadratic equation to find their ages. Formulate the quadratic equation to find their ages. रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं। तो हम क्या करेंगे, रोहन की एज को x मान लो तो मदर की एज ऑटोमेटिकली x प्लस 26 हो जाएगी। समझ गए? तो लेट रोहन्स एज बी x years so his mother's age will be x plus 26 years. Rohan's age, let Rohan's age be x years, so his mother's age will be x plus 26 years. मदर की एज x plus 26 years हो गई। तो बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। तो हम ये कहेंगे कि 3 years later, 3 साल बाद, ऐसा लिखिए कि 3 साल बाद क्या हो जाएगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज आज x years है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x plus 3 years। ठीक है, और मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, मदर की एज आज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 मतलब x प्लस
29 years तो मदर की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल बाद रोहन की एज x+3, मदर की एज x+29, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 है। कर दो मल्टीप्लाई बस। प्राइमरी टेस्ट होगा तो सर वो लाइफ का ही होगा या केमिकल रिएक्शन होगा? बताऊंगा मैं अभी, हो सकता है मैं इस फ्राइडे को ना देखूँ, नेक्स्ट वीक लूँ। अच्छा, एज पर क्वेश्चन x+3, रोहन की एज कितनी है x+3 और मदर की एज x+29। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है 360। x इंटू एक्स कितना हो गया x², x इंटू 29 कितना हो गया 29x, 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, और 3 इंटू 29, 3 9 27, 3 2 6 और 2 8, 87 इज इक्वल टू 360। इसको इधर ले आओ, x² + 32x, 87 - 360 इज इक्वल टू 0। x² + 32x, 10 - 7 कितना हो गया 3, इधर बचा 5, और 15 - 8 कितना हो गया 7, 273। यही आ रहा है x² + 32x - 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और देखिएगा अगला क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। ये इक्वेशन बनती है ये सर, जैसे एक क्वेश्चन की एक ही बन सकती है या फिर बहुत सारी बन सकती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वेश्चन की एक ही बन सकती है। सर क्योंकि एग्जांपल 3 में हमारा आंसर अलग आ रहा है। एग्जाम्पल किसमें 3 में? अच्छा 3 में। तो सर बुक में x² + 4x - 4 दे रखा है। अच्छा अभी देखता हूँ। ठीक है, वो पता है अलग क्यों आ रहा है? वो अलग इस वजह से आ रहा है कि इन्होंने यूनिट्स डिजिट, हमने यूनिट्स डिजिट को x माना है और टेंस डिजिट को y, इन्होंने टेंस डिजिट को x मान लिया। ठीक है ना, इन्होंने टेंस डिजिट को x माना है और यूनिट्स डिजिट को y माना है, लेकिन जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट सेम आएगा, वो अलग नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है ना, तो ये उस चीज़ पर डिपेंड कर जाता है भाई। हमने यूनिट्स डिजिट को x माना, उन्होंने टेंस डिजिट को x मान लिया और यूनिट्स डिजिट को 12/x मान लिया। तो मतलब आंसर में क्वेश्चन वेरी कर सकता है, आंसर तो सेम आएगा, आंसर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, इक्वेशन वेरी कर सकती है। इक्वेशन हाँ थोड़ा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में वेरी कर सकती है, लेकिन जनरली सेम ही आती है। चलिए जी, अब देखिएगा अगला है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। The train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed, full stop. If the speed had been 8 kilometer per hour less, if the speed had been 8 kilometer per hour, if the speed had been 8 kilometer per hour less, if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more than it would have taken
3 hours more, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. To cover the same distance. Full stop. Formulate the quadratic equation in terms of the speed of the train. Formulate the quadratic equation in terms. Formulate the quadratic equation in terms of the speed of the train. In terms of the speed of the train. In terms of the speed of the train का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का जो सॉल्यूशन है वो आना चाहिए, उससे हमारी स्पीड ही आनी चाहिए ट्रेन की। तो इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड है उसी को मुझे एक्स या वाई जो भी कुछ मानना है वो ट्रेन की स्पीड को मान लेना। तो क्वेश्चन में दे रखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो शुरुआत में कंडीशन दे रखी है ना, उस कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले तो उसकी जो स्पीड है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनाना चाहता हूँ जिससे डायरेक्टली हमारी स्पीड ही निकले। जैसे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे सीधा x की वैल्यू निकलेगी। x का मतलब क्या है कि इससे सीधा रोहन की एज निकलेगी। रोहन की एज को x माना था ना, तो इससे सीधा रोहन की एज निकलेगी। फिर मदर की एज बताने के लिए हमको उसमें 26 ऐड करना पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सीधा स्पीड निकलनी चाहिए, तो स्पीड को ही x मान लो। देखिएगा let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। तो वो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक। तो स्पीड जो है वो हमारी x किलोमीटर पर आवर है। और वो बोल रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ट्रेन, 480 किलोमीटर। तो जो स्पीड है s इज इक्वल टू, ये तो हो गई x किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो गया 480 किलोमीटर। तो जरा टाइम बताइए, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा 480 अपॉन x आवर्स, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब उसके बाद वो एक नया केस बोल रहे हैं, यहाँ लिखिएगा न्यू केस। इसमें वो बोल रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो नए केस में जो हमारी स्पीड है वो हो गई 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, अच्छा ये वाला जो टाइम आया ना, इस टाइम को t1 बोल दो, t1। ऐसे ये जो स्पीड है और डिस्टेंस है s1 और d1 बोल दो, यहाँ पर बोल दीजिए s2 और d2 टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, तो 480 रहने दो उसको, और यहाँ पर t2 निकालेंगे तो t2 हो जाएगा d2 अपॉन s2, यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। तो इन्होंने बोला कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो जब स्पीड कम कर देंगे तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा, वही बोल रहे हैं वो। Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, 3 hours more to cover the same distance। तो इधर लिखो t1 और इधर लिखो t2। तो t2 जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको, और t1 कम है। t2 कितना ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है। तो t1 को मतलब t1 और t2 ये दोनों टाइम्स इक्वल हो जाए तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा,
ये T2 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? शुरुआत में मैं एक स्पीड से चल रहा था, मेरे को 2 घंटे लग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मैंने अपनी स्पीड कम कर दी। अब मेरे को क्या लग रहा है टाइम, अब मेरे को 4 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर पहले 2 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं। तो 2 को 4 के इक्वल करने के लिए इधर 2 ऐड करना पड़ेगा। वही चीज़ है कि पहले T1 टाइम लग रहा था, अब T2 लग रहा है। अब ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड कम है, तो ये टाइम ज़्यादा है। तो इस कम टाइम को उस ज़्यादा के बराबर करने के लिए 3 उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो 3 क्यों ऐड करेंगे? 3 क्यों ऐड करेंगे? दोनों को बराबर करने के लिए इक्वालिटी साइन तो तभी लगाएंगे भाई। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद अब दोनों की वैल्यू डाल दो, T1 और T2। तो T1 की वैल्यू क्या थी, 480/x। ये ऑनलाइन वालों को एक बार नहीं समझ में आ जाता है क्या? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। प्रणव समझ रहे हो? यस सर, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है। एक्चुअली ये 1 साल पुरानी बात है कि मतलब जब हम 2020 में मार्च से पढ़ाना शुरू करा था ऑनलाइन, उससे पहले तो सब ऑफलाइन ही चल रहा था, सारी दुनिया ही ऑफलाइन चल रही थी। अब ये ऑनलाइन भी आ गया बीच में, कमर भी झुक गई है मेरी, क्योंकि बीच बीच में ना ऐसे आदत ही पड़ गई है, ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये पहले ऐसे और ऐसे होता था बस। तो किसी बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला था ये मेरे कि इनसे बीच बीच में पूछ लिया करो, ये तो यहाँ बैठकर यस सर करते रहते हैं बस। तो इसलिए मैंने कहा पूछ लूँ भाई, कोई प्रॉब्लम आया करे तो बता दिया करो। सुन रहे हो भाई ऑनलाइन वालों? यस सर। हाँ ठीक है चलिए। 480/x + 3 और इज इक्वल टू जो हो गया 480/x - 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो x वाली टर्म्स है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। इधर वाला मिटा रहा हूँ पोर्शन। x minus 480/x - 8 इज इक्वल टू, अब ये जो +3 है इसको उधर ले जाओ तो -3 बन जाएगा, -3। तो x और x - 8 ये 2 टर्म्स हैं, ये दोनों सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो इनको। x और हाँ चलिए ठीक है। अब ये 480 में x - 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 480 में ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी 480 है, इधर भी 480 है, तो 480 ले लेंगे कॉमन। तो ये आ गया x - 8 माइनस x अपॉन x इंटू x - 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 3 × 1 = 3, 3 16 3 × 48 होता है, तो 160 हो गया। ये प्लस x है माइनस x से कैंसिल आउट हो गया। और अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। 160 × 8, तो 16 8 128 होता है। तो आगे एक 0 और डल जाएगा, तो माइनस का 1280 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -8 -8x इज इक्वल टू 1। ये इधर चला जाएगा, तो -1280 इज इक्वल टू x स्क्वायर -8x। इसको इधर ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर -8x प्लस 1280 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर -8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 4 क्वेश्चंस भेजूंगा ट्राई करने के लिए। फिर जो है
अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आप शायद मुझे लग रहा है 8th क्लास से ही करते आ रहे हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। फिर भी देख लीजिए कुछ क्वेश्चन इसके। एक मिनट, रेजोनेंस हो गया तो दोनों साथ साथ बोल रहे थे, समझ में नहीं आया, बोलो। फैक्टराइजेशन में तो कोई नया रूल तो नहीं आ गया? कुछ नहीं, बस स्पेक्ट्रम स्प्लिटिंग हुई है बचपन वाला, यही पूछ रहे थे। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेजोनेंस समझते हैं आप कि नहीं? क्योंकि 9th क्लास में साउंड वाला चैप्टर हट गया था ना, तो जब टीचर खड़ा होता है ना पढ़ाने के लिए सामने, या कोई भी सामने खड़ा है, कोई कुछ बोल रहा है और बहुत सारे लोग कुछ 1 2 3 4 बंदे भी साथ में कुछ बोलते हैं ना, तो आप अपनी कहानी बोल रहे हो, अगला अपनी कहानी बोल रहा है, तो टीचर तक आवाज़ पहुँचती है, बस ये आवाज़ पहुँचती मिक्स होकर। तो वो जो मिक्सिंग ऑफ साउंड है उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, इस साल तो नहीं है, अगले साल है 11th में। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है, बेहद आसान है, वही विक्टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड, ठीक है। एग्जांपल्स देखिएगा कुछ। एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। Solve the following quadratic equations. Solve the following quadratic equations by factorization. First है x square plus 6x plus 5 is equal to 0. First है x square plus 6x, x square plus 6x plus 5 is equal to 0. बस यहाँ पर सबसे पहले ये किया जाता है कि जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर 1, तो इसको 1 को कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया। साइड में लिख लो, चाहे तो रफ वर्क में लिख लेना, 1 × 5 इज इक्वल टू 5, ये 5 आ गया। अब जो बीच वाली टर्म है मिड टर्म, इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो इस बीच वाली टर्म के बराबर आ जाए, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो 5 के बराबर आ जाए। तो कैसे लिखेंगे? 5x plus 1x, 5x plus 1x 6x बन जाएगा, और 5 × 1 कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 5x plus 1x plus 5 is equal to 0। हाँ हाँ, तो यहाँ पर इधर x स्क्वायर है और इधर x है, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, x ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? x plus 5, और इधर पहले से ही x plus 5 है, 1x plus 5 का मतलब x plus 5 ही है, तो क्या कॉमन लेंगे? +1। इधर भी x plus 5, इधर भी x plus 5, x plus 5 आ गया कॉमन। इधर क्या बचा? x, और इधर क्या बचा? +1 is equal to 0। x plus 5 is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0। तो x की वैल्यू -5 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई, -5 और -1।
अगला देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है 8x² माइनस 22x माइनस 21। (8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8 और 21 को मल्टीप्लाई कर लो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 168 हो गया। और 22 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना, माइनस 22 को एक्चुअल में है क्या कि माइनस 21 इंटू 8 कर रहा है, माइनस 21 इंटू 8, तो रिजल्ट माइनस 168 है। तो कॉमन नहीं ले सकते, क्या कॉमन नहीं निकाल सकते। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो भाई अगर इसमें से ले तो इन दोनों में से तो 2 आ रहा है, लेकिन फिर वो 21 है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब आप ये देखो कि क्या करेंगे। ये जो 168 आया है ना, इस 168 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना है एक एक करके। तो जैसे 168 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर अगला फिर से 2 से करेंगे 42, फिर से 2 से करेंगे 21। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 3 से देखिए, 3 7 था 21। ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, अगला प्राइम नंबर 7, सीधा 7 से ही हो रहा है। 7 1 जा 7। तो मुझे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा माइनस 28x प्लस 6x। 2 3 जा 6 हो गया, और 7 4 जा 28, 28 और 6 22। ठीक है, ठीक है। मतलब हमको इस तरह से ना ग्रुपिंग कर करके देखनी है। तो मैंने क्या करा, 7 इंटू 2 एक तरफ कर दिया, तो 7 4 जा 28 हो गया, और 2 इंटू 3 एक तरफ कर दिया, तो 6 हो गया। 28 और 6 का डिफरेंस जो है वो 22 के बराबर आ जाएगा। और ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो गए ना, 7 इंटू 2 यानी कि 28 और 6, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो गए। 28 इंटू 6, उसका मल्टीप्लिकेशन 168 के ही बराबर आएगा, क्योंकि 168 के प्राइम फैक्टर्स ही आए हैं ये सारे। इन सारे प्राइम फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? 7 इंटू 2 कितना हो गया? 28। तो यहाँ लिखेंगे 8x² माइनस 28x और प्लस का 6x और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे कि माइनस 28 प्लस 6 क्यों करें, क्योंकि माइनस 22 चाहिए। माइनस 22, अगर प्लस 22 होता तो प्लस 28 माइनस 6 करता। समझ गए? ठीक है। और एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही माइनस 168 ही आएगा। चेक कर लेना चाहे तो। अब 8 और 28 में क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 2x कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 4x। पर एक बार में 4x। अरे हाँ, तो 4x लेंगे ना कॉमन, 4x लो, तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, और फिर इधर से 3 आ जाएगा कॉमन, 3 कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 7 इंटू 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 7 और 4x is equal to minus 3, x is equal to 7/2 और x is equal to minus 3/4, x is equal to 7/2, x is equal to minus 3/4। ठीक है, इतना कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भेजूंगा, वो करिएगा आप लोग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आज केमिस्ट्री की क्लास? नहीं बेटा, आज नहीं। सर आपने मेरा वो मतलब मैथ्स का पेपर चेक किया? अच्छा हाँ, तुम्हारा रह गया, बाकी सब कल कर दिया था। मैं ऑनलाइन वालों को ना करना भूल गया, मैं भी करके भेजता हूँ आज। सर वो क्वेश्चन पेपर स्कूल वाला मैथ्स में। नहीं बेटा, वो नहीं देखा मैंने। मैं देख लूँगा आज। मुझे एक बार बस मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, ठीक है? ओके सर। हाँ, एक रिमाइंडर मैसेज डाल दूँगा। ओके, थैंक यू सर। ओके। अच्छा,